नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। दर्शकों, आज इस वक्त हम सोलन में मौजूद हैं और अगर मैं सोलन की बात करूं तो आज रागे अनुराग भी नज़र आया और CM सुक्खू के बड़े बड़े दावे भी। और प्रचार प्रसार अब थम चुका है, इसीलिए चर्चा करनी तो बनती है कि आज सोलन शहर में जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजनीतिक विश्लेषक विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। विवेक जी, आज सुबह से वक्त इंतज़ार था, 10 बजे के समय हमें लगा कि अनुराग जी जो हैं सोलन शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा देर आए दुरुस्त आए। तो पहले जिक्र अनुराग जी का कर लेते हैं कि आपको आज उनका जो उन्होंने राग यहाँ पर आलाप किया है उसका वो कैसा लगा आपको? देखिए, जब बात होगी तो दोनों की होगी जी। अनुराग जी की भी होगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी होगी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बड़ा दिलचस्प किस्सा ये रहा कि एक विफलताएं गिनाते चले गए और दूसरे अपनी उपलब्धियां। हकीकत यह है कि नगर निगम दोनों के उस सब्जेक्ट में नहीं था। उन्होंने कहा अनुराग जी ने कि DA नहीं दे रहे हैं, ये कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दे रहे हैं। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा HRTC की बस जा रही थी, उन्होंने कहा कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है HRTC कर्मचारियों को। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत स्वास्थ्य में क्रांति ला दी है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, हमने बहुत कुछ हम बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में एक बड़ी मार्मिक अपील थी, एक भावनात्मक अपील थी। वोट को कितना कन्वर्ट कर पाएगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश भर गए। ये एक बड़ी बात है, जबकि सामान्यतः मुख्यमंत्री की ऐसी भाषावाणी अब तक नहीं सुनने को मिली है। जबकि अनुराग जी के आने से पहले जो घटनाक्रम घटा वो बड़ा चिंता का विषय है। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक अपील जाहिर की थी कल अपने प्रत्याशियों के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर के लोग इसमें शिरकत करेंगे। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उन्होंने ऐसा लिखा है, क्योंकि सोलन में लगभग 40 के करीब संस्थाएं हैं छोटी छोटी। सोलन का तो कोई भी नहीं है। 99.9% पीपल, विशेषकर जो नगर निगम है उसमें बाहर से आके लोग सेटल हुए हैं। तो इस तरह से समाज का विभाजन करना ये एक मुनासिब नहीं है। इसकी हमें कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अनुराग जी ने एक विषय उठाया, उन्होंने कहा कि हम खेल के क्षेत्र में यहाँ कुछ करना चाहते हैं, हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। भाई, खेल के क्षेत्र में आपके पास ना तो जगह है ना योजना है। और यहाँ तक कि मुझे याद है 2007-8 की ये घटना है। अनुराग जी को हमारी ही एक सामाजिक संस्था ने उनसे कहा था कि जो चायल वाला जो क्रिकेट ग्राउंड है उसे अडॉप्ट कर लें जी। तो वो उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो शगुफ्ते छोड़ने का जो सियासत का काम है ये बहुत अच्छा नहीं है और लगभग मुख्यमंत्री जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। उन्होंने कहा कि अभी मैंने पिछली कैबिनेट में, हमने कोई 2 महीने पहले कोई कैबिनेट हुई है, उस कैबिनेट में हमने 17 वार्डों के लिए 17 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दिया। भाई, वो कौन सी कैबिनेट है, वो कब कैबिनेट हुई, उसकी तारीख ही बताए जाते हैं। ये जो इस तरह की जो ये वादे और वादा खिलाफी है जनता के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा में मैंने इनकी सुना, वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने भाषण में कहा कि अब हम ये पानी जो है सारा IPH को दे देंगे, IPH ही पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और हमने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन के ध्यान में डालना चाहता हूँ कि 1 अगस्त 2025 की कैबिनेट में ये जो MC का जो वाला मामला था कि पानी IPH डिस्ट्रीब्यूट करेगा में अप्रूव हुआ है। तो 1 अगस्त 2025 से लेकर के अभी तक 6 महीने वो निकल गए, सितंबर टू मार्च, और उसके बाद अगला क्वार्टर भी निकल गया। ऐसी कौन सा आदेश कैबिनेट ने पास किया जो रूलिंग में ही परिवर्तित नहीं हो पाया? ये सरकार का सरासर सीधा सीधा फेलियर है और इसके ऊपर बीजेपी ने भी कोई सवाल नहीं किया। बीजेपी कोई सवाल नहीं करती है। अब ये समझ नहीं आता। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा और,
मुख्यमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं ये 5 गुटों में बटे हुए हैं, भाजपा वाले 4 में बटे हुए हैं, जो भी अलग अलग आंकड़े। तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि ये कोई एक राजनीतिक टिप्पणी है, लेकिन आज उनका एक वाक्य जो उन्होंने एक और ऐड ऑन किया कि भाई ये यहाँ भाजपा का एक गुट बिंदल को टारगेट करता है। ये एक दिलचस्प किस्सा है जिसमें भाजपा के मुंह पर ताला लगा दिया कि वो चाहते हुए भी ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी गलत बोल रहे हैं। ये एक सियासी दाव खेला है मुख्यमंत्री ने, ज़बरदस्त। मतलब किस तरह से कह रहे हैं आप, दर्शकों को भी समझ आना हाँ, चाहिए। दर्शकों को समझ आना बताना मैं चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई बिंदल को टारगेट करते हैं ये लोग, जी। तो बिंदल के प्रति सिंपैथेटिक रवैया हुआ। सोलन में डॉक्टर बिंदल का एक बड़ा आधार है। क्या उनके समर्थक इस बात से इनकार करेंगे कि हाँ जी नहीं बिल्कुल टारगेट नहीं करते जी, हमारे यहाँ सब सामान्य हैं? ऐसा नहीं है। और जब हम इस रिपोर्ट का आंकलन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक तो ऐसा लगता था ये सियासी मुद्दा है, लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस सर्विसेज की भी कुछ फीडबैक मुख्यमंत्री के पास है इन सब घटनाओं को लेकर के, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने इतना कड़क बयान बार बार और पूरी उससे देते हैं, वो बोलते हैं जैसे पूरी जानकारी हो। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मुझे लगता है ये इन इलेक्शंस के अतिरिक्त भी ये एक बड़ी चर्चा बनेगा। नहीं, देखिए जानकारी हो या ना हो, लेकिन अक्सर नेताओं में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्फिडेंस बीजेपी में भी देखने को मिलता है और कांग्रेस में भी, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं इसे हम। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से इनकार करती है कि गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रही हैं। मंच पर भी सब एक साथ नज़र आते हैं। नहीं, मंच पर तो एक साथ नज़र नहीं आते। ये तो आज के भी कार्यक्रम में ये देखने को साफ मिला है। मैं बताऊं आपको, आज भी स्थिति इतनी बदतर थी कि 13 नंबर की पार्षद जो इनकी प्रत्याशी भी हैं, मीरा आनंद, उन्हें आज के कार्यक्रम से दूर रखा गया। दूर रखा गया, दूर ऐसा रखा। क्यों? अब ये इसके कई आंकलन हैं। ये भी हो सकता है कि उनके क्षेत्र में कांगड़ा हमीरपुर के लोग ना रहते हों ज़्यादा, ये भी हो सकता है एक कारण। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो डिप्टी मेयर रही हैं। जो विफलताएं हम कांग्रेस की, भाजपा कहती है कि ये विफलता है, ये विफलता है, उस विफलता में डिप्टी मेयर का कोई सहयोग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? शी वॉज इक्वली शेयर पार्टनर ऑफ द कॉरपोरेशन। वो बराबर की हिस्सेदार थी, बराबर के निर्णय में जिम्मेवार थी, तो उनको दूर रखना। दूसरा विषय, मैं आज देख रहा था उनके मंच के ऊपर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को जगह नहीं मिली, वो नीचे बैठे हुए थे। वो उसको आप क्या कहेंगे, वो सम्मान था या किसी कोई गुटबाजी का शिकार थे? इन चीज़ों से आप इनकार नहीं कर सकते। मतलब इतनी बदतर स्थिति हो गई है सियासत में। ये ठीक है, सोलन में वीरभद्र सिंह ग्रुप का भी एक बड़ा जंक है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान परिवेश में अंदर क्या होगा उसकी जानकारी नहीं है या कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर धनीराम शांडिल सबको साथ लेकर चलने में कामयाब हुए हैं। ये दिखाया गया कि हम सब एकत्रित हैं, हम सब इकट्ठे हैं। आज मैं मंच पर भी देख रहा था कि पुराने लोगों को भी जगह मिली है मंच पर, चाहे वो पीछे की रो में मिली है, लेकिन जगह मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो लकीर साफ दिख रही है और मुख्यमंत्री के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए विवेक जी, आपने अभी बड़ी दिलचस्प बात की कि सोलन में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें सामने आ गई कि भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तो अगर अभी फ़िलहाल, हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आपने शहर का जिक्र किया है और शहर में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है डॉक्टर राजेश कश्यप रही हैं, वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, हार पे हार उनके खाते में दर्ज होती जा रही है। क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि गुटबाजी के कारण डॉक्टर राजेश कश्यप अब तक जीत के करीब नहीं पहुंच पाए हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से थोड़ा सा साइड हो गए, हम मैंने हट कहा के वही। जी। हम हट के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक वास्ट विषय है जो अपना डॉक्टर राजेश कश्यप का है। डॉक्टर राजेश कश्यप की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक योग्यता नहीं, कि बराबर का भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब भाजपा ने ये समस्या जानबूझ के गले में ली है या अचानक आ गई है, ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इन चुनावों में, जो ये वर्तमान चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में डॉक्टर राजेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नतीजे क्या होंगे
वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। हाँ, क्योंकि हम 27 का सेमीफाइनल कह रहे हैं, इसीलिए अब इसकी चर्चा भी इसमें बनती हाँ, थी। ये बनती थी। चलिए वापस आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर। बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं। धरातल पर क्या स्थिति होगी वो हम ये नहीं कह सकते, नतीजों के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कह कर गए हैं, और मुझे याद है कि 9 मई की तारीख थी जब गंज बाज़ार से जयराम ठाकुर जी ने भी एक बात कही थी कि नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, अगर वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत लगती है कि शहर में उन्होंने नहीं आना है, क्योंकि विकास उन लोगों को उस तरह का नहीं लगता है और टैक्स की मार अलग से झेलनी पड़ती है। तो जयराम जी भी वही बड़ा दावा करके गए थे, वादा करके गए थे लोगों से, और आज सुक्खू जी ने भी वही वादा किया गया है। ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने वाले कौन थे? जी, जयराम ठाकुर जी थे। अब जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम उनको बाहर कर देंगे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं हम उनको बाहर कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, ये कानून को अपने जेब में समझते हैं। मान लीजिए किसी गैर हिमाचली ने कोई 4 बीसवा ज़मीन किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो नया आया है उसमें ले ली, उसने अपना घर बना लिया। अब जब आप उसे बाहर कर देंगे तो वो एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचली हो जाएगा, या उसको कहेंगे कि रहेगा तू तो गांव में, ज़मीन भी तेरे पास गांव की रहेगी, लेकिन तेरे को हम एग्रीकल्चरिस्ट नहीं मानेंगे, तेरी 118 हम ख़त्म करते हैं जो हमने तेरे को उसकी एग्जम्पशन दी थी। इस तरह की बिना चर्चा के, बिना विचारे कोई स्टेटमेंट दे देना, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। इसके लिए आपको 1/3 मेजॉरिटी के साथ विधानसभा में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। तो ये केवल एक शगुफ्ते हैं, जो क्षेत्र आ गए हैं वो रहेंगे। ये ठीक है कि उनको थोड़ी राहत दी जाए, पहले 2 साल के लिए कहा था, जो नहीं दी गई वो 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए, ये संभव हो सकता है। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि आप उनसे वो वापस ले लें। मतलब ये कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल 1/3 मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद तय होगा। अदरवाइज़ वो तो जो गैर हिमाचली था वो तो हिमाचली बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। ये ऐसी व्यवस्थाओं को कैसे करेंगे ये तो भगवान ही जाने। बाकी जनता को तो लूटने का पूरा व्यवस्था दोनों पार्टियों ने पूरी ईमानदारी से की है, यही ईमानदारी है। एक सवाल ये भी है ना कि देखिए, आप 2021 में नगर निगम बन गया था, जब ये समस्या अभी दोनों पार्टियों को नज़र आ रही है, तो इतने 2021 से 2026 तक ये समस्या नज़र नहीं आई। नहीं, 2021 से 2026 तक ये समस्या को समझते ही रहे। अब 26 से लेकर के अगली जो भी होगा तब तक ये इस पर विचार ही करते रहेंगे, और ये अगला चुनावी मुद्दा भी होगा। जी, देखिए आज प्रचार थम चुका है, तो हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि थोड़ा बहुत हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल नगर निगम को लेकर क्या स्थिति बन रही है, कौन हावी है, अगर इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम कर सकें। देखिए, जो हिमाचल की आप बात कर रहे हैं, जैसे पालमपुर है, पालमपुर में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ शांता कुमार जी ने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है, हार कर नहीं जाना चाहते। वो उन्होंने अपने लिए बोला है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो नगर निगम का भी उन्होंने कहा था, लेकिन नगर निगम का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग पालमपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है भाजपा के लिए। वैसी ही स्थिति है जैसी सोलन की है, लेकिन धर्मशाला और मंडी में शायद भाजपा कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन धर्मशाला में भीतर घात बहुत ज़्यादा है और निर्दलीय बहुत हैं वहाँ। और कांगड़ा की सियासत हिमाचल के सोलन के क्षेत्र की सियासत से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ मुद्दे भिन्न होते हैं, उनका तरीका अलग है और भीतर घात भी अलग है। हमारे यहाँ की भीतर घात कुछ और तरह की है, उनके वहाँ की कुछ और तरह की है। तो ये एक ही मतलब थाली में सबको नहीं नापा जा सकता, तो सबका अलग अलग सिचुएशंस हैं। मंडी का एक अलग कल्चर है, पालमपुर का एक अपनी ज़रूरतें हैं, नीड्स है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ अदर इश्यूज़ हैं। वहाँ मंडी में भी प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स लगभग चारों जगह सेम है, जो चाहे मंडी है, चाहे धर्मशाला है, चाहे पालमपुर है या सोलन है। ट्रैफिक के लिए सबका रोना एक जैसा है, ये एक कॉमन फैक्टर है सबका। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ओवरऑल समझें तो सबके अपने अपने एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे लगता है कि
नतीजों तक इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। नतीजों तक ना भी करें तो कम से कम पोलिंग तक हमें इंतज़ार करना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल बनता है इंतज़ार करना। बस स्थिति ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए मंडी में क्योंकि जयराम ठाकुर का गढ़ माना जाता है और कई बार जयराम ठाकुर ये कहते हैं कि मंडी तो उन्हीं की रहेगी। इसीलिए चर्चा इसलिए ज़रूरी बन जाती है कि अगर मुख्यमंत्री खुद मंडी में जाकर आए हैं और मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार फील्ड में डटे हुए हैं तो साख का सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है। देखिए, जो गढ़ शब्द का इस्तेमाल सियासत में होता है, सोलन भी किसी ज़माने में भाजपा का गढ़ हुआ करता था, बिंदल जी का दौर था। बिंदल जी का दौर था। जी। रोडू भी किसी ज़माने में वीरभद्र सिंह जी का गढ़ हुआ था, लेकिन खुशीराम बालहाटा ने वहाँ से चुनाव जीत के ये सियासत को तोड़ा है। यहाँ पिछले 15 साल से धनीराम शांडिल जी हैं। लगभग अगर अगली बार भी कांग्रेस आ जाती है तो जो बच्चे उनके कार्यकाल में पैदा हुए वो वोटर बन जाएंगे। जी। यही परिस्थितियाँ मंडी में भी हैं। किसी ज़माने में पंडित सुखराम जी का गढ़ हुआ करता था। तो ये जो गढ़ शब्द है ये अहंकार को दर्शाता है। सियासत में कोई गढ़ नहीं होता, जनता तय करती है। और मुझे आज लगता है कि जिस तरह से ये 10-15 दिनों में राजनीतिक दलों ने पानी की किल्लत के बाद जनता का जल अभिषेक किया है, कुछ ने आयतें पढ़ी हैं, इसका परिणाम क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा बस और हमें इंतज़ार करना होगा। चंद दिन और है उसके हाँ, बाद तस्वीर साफ हो तस्वीर साफ जाएगी। रहेगी। चलिए विवेक जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। और देखिए दर्शकों, हमने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव की परिस्थितियां बताएं। लगातार नेता जो वादे आपसे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर उनकी हकीकत क्या है उसका विश्लेषण करने की कोशिश हमने की है। फिलहाल आज प्रचार थम चुका है और अब बड़े बड़े वादे शायद आपको मंचों से देखने को ना मिले, लेकिन हाँ 17 मई की तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में 2027 के लिए क्या रणनीति गढ़ी जा रही है। फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।